एक बार फिर से हमें केमिस्ट्री की दुनिया में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में समझना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की पूरी बारीकियां हम कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बारी है इस वीडियो लेक्चर में। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी बचा है, उसको भी कवर करना है। जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर करते जाना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्रैक करते जाने हैं। तो लय बनाए रखें, तालमेल हम दोनों के बीच में रहे ऐसे ही। तो टुडेज टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वी विल स्टडी द होल कंसेप्ट, होल क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट अबाउट द टॉपिक। सो एक और बात देखिए, आज तक इस बैच को क्लास 10th बैच के नाम से जाना जाता था। मैंने सोचा इसको कोई नाम देते हैं। देखिए फीका फीका सा नाम लग रहा था क्लास 10th बैच, तो मैंने जो नाम दिया इस बैच को वो है बोल्ट। देखिए बोल्ट बैच नाम देने का एक वो भी है, मीनिंग भी है, क्योंकि हमें बोल्ट की रफ्तार से आगे बढ़ना है। बोल्ट की रफ्तार से अपने सिलेबस को धीरे धीरे कवर करना है, धीरे धीरे सारे कंसेप्ट पढ़ते जाने हैं खूब तेजी से। लेकिन टीजर वीडियो में भी आपको समझाया था कि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करने का ये मतलब नहीं है कि हर टॉपिक, हर लेक्चर के हर टॉपिक को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सब डिटेल में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक भी डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट। देखिए दो हॉट्स के क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिए थे। हॉट्स नहीं, एक तरह से नॉर्मल क्वेश्चन है, काफी अच्छे थे। देखिए एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर है और एक जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जो डीकंपोजिशन रिएक्शन का पार्ट था, एक ये था। देखिए दोनों पे जो हमने पढ़ा था एक एक क्वेश्चन हमने दिया था। आपको अगर समझ में आया हो, एक तो आप कमेंट नहीं भरते, कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कोई भी, तो उसका आंसर लिख सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, या मुझे बता सकते हैं कि आपको किस में डाउट है, क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही है। तो जब तक कमेंट सेक्शन भरा भरा नहीं लगता है तब तक मोटिवेशन नहीं मिलती वीडियो बनाने की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब से कमेंट सेक्शन जरूर कुछ ना कुछ लिखिएगा, अपने डाउट्स लिख सकते हैं, अपना आपका आंसर लिख सकते हैं, आपकी लाइन्स क्या है, आप क्या आपको लगता है इस बैच के बारे में, उसके बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए दो हॉट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इस लेक्चर के टॉपिक पे बढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ेंगे। तो देखिए, आ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग का केस हम पढ़ चुके हैं, पूरा एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। एक सब्सटेंस एक्स यूज होता है वाइट वॉशिंग के लिए, उस सब्सटेंस का नाम बताना है, उसका फॉर्मूला बताना है। देखिए मैंने आपको कहा था CaO एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको वाइट वाटर वॉश एक ड्रम में लेते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, तब उनको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। यानी वो किसकी मदद से, किसका सोल्यूशन लेके, ये CaO का एक्वा सोल्यूशन लेके वो वाइट वॉश करते हैं। इसका मतलब उस मेटल का नाम क्या है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, यानी क्विक लाइम। लाइम यानी वही सब्सटेंस जो वाइट वॉशिंग में यूज होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम लिख चुके हैं CaO, इसका एप्लीकेशन नेम भी हमें पता है क्विक लाइम, और जो इसका केमिस्ट्री नेम है वो भी हमें पता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस एलिमेंट के बारे में हम सब जानते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, इसका एप्लीकेशन का नाम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये कहाँ यूज होता है, एंड इसका केमिस्ट्री में नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO इसका फॉर्मूला है, वाइट वॉश करने में यूज होता है। इसका सोल्यूशन लेते हैं वाटर में, फिर उसको दीवारों पे, वॉल्स पे लगाते हैं, फिर आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे रिएक्ट होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो आपकी वॉल्स को 1-2 दिन बाद शाइनी और अट्रैक्टिव फिनिश मिलती है कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से। देखिए दूसरे पार्ट में क्या पूछा, राइट इट्स रिएक्शन विद वाटर। हम ये रिएक्शन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या रिएक्शन आती है, ये लिखते हैं। आई होप आपने ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि वो मेटल एक्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो या कैल्शियम ऑक्साइड हो। जी नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमें मिलता है, लेकिन हम कौन सा मेटल यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को तो यूज करते हैं, उसका वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं, तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो जो मेटल यूज होता है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए इसको जब वाटर के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, CaO को जब H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो देखिए क्या इक्वेशन बनती है। इक्वेशन बनती है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी मेटल को, इसी एलिमेंट को हम वॉल्स पे लगाते हैं, फिर वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, मार्बल फिनिश, वही कैल्शियम कार्बोनेट हम सब पढ़ चुके हैं। CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, H2O वाटर, एंड CaOH का होल ट्वाइस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है कैल्शियम ऑक्साइड की
रिएक्शन वाटर के साथ हमने बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। तो पहला हॉट्स का क्वेश्चन बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही आराम से हम सॉल्व कर चुके हैं। अब है दूसरे पार्ट, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया था, जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के ऊपर था। मैंने आपसे बोला था पिछले लेक्चर में कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप जो एनसीईआरटी बुक में जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का पूरा एक्सपेरिमेंट है उसको ज़रूर पढ़िएगा। उस एक्सपेरिमेंट में इस चीज़ की बात कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मिल ज़रूर जाएगी। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई इज डबल द अमाउंट ऑफ अ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। मतलब जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, देखिए H2O को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, H2 अलग हो जाता है, O2 अलग हो जाता है। अब देखिए वो कह रहा है कि एक देखिए दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं जब हम करते हैं ना इसका इलेक्ट्रोलिसिस, तो दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, उस पर एक इलेक्ट्रोड में तो एक गैस जो है H2 हो जाती है और दूसरे इलेक्ट्रोड में O2 गैस आ जाती है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ जो गैस थी ना, इसका जो वॉल्यूम था वो इस गैस के कंपेयर, मतलब किसी भी एक गैस का वॉल्यूम डबल आ रहा था। मतलब मान लीजिए ऑक्सीजन का वॉल्यूम इतना है, तो क्या पता हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल आ रहा था, या हो सकता है कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम इतना है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल आ रहा था। इसमें हमें समझना ये क्वेश्चन में पूछा है कि आप मुझे ये समझाइए कि किसका वॉल्यूम डबल आ रहा था और क्यों डबल आ रहा था। देखिए ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी डबल आ सकता है, इसका भी डबल आ सकता है, तो वो वही तो पूछ रहा है कि किसका डबल है और क्यों डबल है, रीज़न बताइए। तो देखिए पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि H2O में हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स हैं। देखिए ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही पार्ट है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हाइड्रोजन की वॉल्यूम मिलेगी वो डबल मिलेगी एंड ऑक्सीजन की सिर्फ सिंगल मिलेगी। तो हमें ये पता चल गया कि इस गैस का नाम है हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इसके H2O में हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स हैं, तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस में 2 इंटू वॉल्यूम मिलेगी, 2 इंटू वॉल्यूम मिलेगी। एंड क्यों मिलेगी? क्योंकि इसके H2O के फॉर्मूले में 2 पार्ट्स हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा काफ़ी, वॉल्यूम इसलिए डबल मिली क्योंकि H2O में हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स हैं। समझ रहे हैं ना, हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स हैं, ऑक्सीजन का सिर्फ एक पार्ट है, इसलिए वॉल्यूम डबल मिल रही है, इसलिए उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। तो ये 2 हॉट्स के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, ये दोनों बोर्ड में एक बार आ चुके हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये एक्सपेरिमेंट जरूर पढ़िएगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा। तो अब इन 2 हॉट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम चलते हैं अपने मेन लेक्चर के ऊपर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों की बारीकियों को जानेंगे, दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे एंड अच्छे क्वेश्चंस भी उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में खाली 2 टॉपिक्स हमें पढ़ने, खाली 2 टाइप के रिएक्शन, जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको अच्छे से समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद, फिर डिस्प्लेसमेंट के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट को पढ़ के वीडियो को रैप अप करेंगे। देखिए बारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने की, आइए पढ़ते हैं। हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे हम बहुत टॉपिक कवर कर चुके हैं, ये शायद 4था लेक्चर है, 4th लेक्चर है ये, एंड हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स धीरे धीरे हर लेक्चर में कवर कर लिए। तो नोट्स अगर आपने अभी तक बनाना नहीं शुरू करा तो बनाना शुरू कर दीजिए, वरना आप बहुत पीछे हो जाएंगे हमसे। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कह रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहले मैं आपको जो मेन डेफिनेशन जो एनसीईआरटी की बुक में भी दी गई होती है वो समझा देता हूँ। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। काफ़ी लोगों को पता होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन भी होती है। देखिए एक एलिमेंट जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, अब काफ़ी लोगों के मन में आ रहा होगा रिएक्टिविटी क्या चीज़ है, अभी मैं समझाता हूँ, सब समझाता हूँ। देखिए एक एलिमेंट जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा उसके कंपाउंड से। जैसा अगर मैं एग्जांपल लूँ, देखिए CuSO4 एक कंपाउंड होता है, हम सभी को पता है, ठीक है। अगर इसमें मैंने देखिए Mg मिला है, Mg मैग्नीशियम सबको पता है, तो देखिए क्या रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन की हमें बात करनी है। कॉपर सल्फेट कहते हैं इसे कहते हैं मैग्नीशियम। इन दोनों को आपस में मिलाया तो मैग्नीशियम देखिए ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ज़्यादा रिएक्टिव का क्या मतलब होता है,
मतलब मैग्नीशियम के पास इससे ज़्यादा रिएक्टिव पावर है, तो मैग्नीशियम इससे रिएक्ट कर जाएगा। मतलब देखिए ना, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में सल्फेट से रिएक्ट कर जाएगा और वो मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा और कॉपर इससे अलग हो जाएगा, यानी कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा कॉपर सल्फेट से और मैग्नीशियम क्योंकि उससे ज़्यादा रिएक्टिव है वो यहाँ पे कॉपर की जगह ले लेगा, इसलिए इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सवाल हो रहा होगा, देखिए रिएक्टिव है तो क्या होगा, ये समझ में आया। ज़्यादा रिएक्टिव है तो उस कंपाउंड में उस मेटल की जगह ले लेगा। देखिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, तो ये जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो इसकी जगह ले लेगा इस कंपाउंड में और ये अलग हो चुके एक और मेटल मिल जाएगा। ये समझ में आया कि ज़्यादा रिएक्टिव होता तो क्या होता है। अब हमें समझना है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखिए क्वेश्चन में आया ये इक्वेशन, अब हमें कैसे पता चले कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। या अगर मैं एक और इक्वेशन लिख दूँ, CuSO4 प्लस Fe की रिएक्शन क्या होती है, तो इसमें मुझे तो पता है कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि जब पेपर आए तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, ये आपको कैसे पता चलेगा। एक और रिएक्शन में लिखता हूँ यहाँ पे, CuSO4 की रिएक्शन है प्लस गोल्ड का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, गोल्ड का आपको लोगों को फॉर्मूला पता है AU, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, गोल्ड का फॉर्मूला AU। अगर ये रिएक्शन मैंने कर दी तो क्या होगा, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं तो ये यही वीडियो पॉज करें एंड इन तीनों को सॉल्व करके मुझे बताएं कि क्या आंसर आ रहा है आपका। अगर नहीं हुआ तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए मैं यहाँ पे एक टेबल दे रहा हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं उसे, पूरी स्क्रीन पे आ रही होगी टेबल, में थोड़ा साइड बैठ जाता हूँ। इस अभी यहीं पे वीडियो पॉज करें एंड इस टेबल को पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, फिर मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए ये है एक रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में होता है, देखिए सबसे ऊपर अगर आपने ध्यान दिया होगा पोटेशियम, उसके नीचे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके नीचे नीचे करते करते लास्ट में है गोल्ड। अब देखिए जैसे जैसे आप टेबल में नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी घट रही है, जैसे जैसे टेबल में आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब है, पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, ऐसे करते 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 सबसे कम किसी है, गोल्ड की। तो आपको ये पूरी टेबल याद करनी है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट ऊपर है कौन सा नीचे है। जैसे जो मैग्नीशियम है वो कॉपर से ऊपर है टेबल में, इसका मतलब मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर है टेबल में, इसका मतलब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए लेकिन गोल्ड जो है वो कॉपर से नीचे है टेबल में, इसका मतलब गोल्ड लेस रिएक्टिव है। तो हम तीनों की रिएक्शन क्या होगी अब उसकी बात करने जा रहे हैं। हमें पता चल गया है कि Mg ज़्यादा रिएक्टिव, Fe ज़्यादा रिएक्टिव, गोल्ड कम रिएक्टिव। देखिए जब रिएक्टिव होता है तो क्या इक्वेशन बनती देखेंगे। हमें पता चल गया कि Mg ज़्यादा रिएक्टिव है, तो देखिए होगा क्या, ये CO को डिस्प्लेस कर लेगा SO4 से, तो बनेगा क्या, CO को उसने हटा दिया अपनी जगह ले आया और मैग्नीशियम सल्फेट बना दिया इसने। अब Cu हट गया तो Cu वैसे के वैसा रिएक्शन में अलग हट जाएगा। देखिए ऐसा ही यहाँ पे भी होगा, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो SO4 में कॉपर सल्फेट में कॉपर की जगह ले लेगा आयरन, तो बन जाएगा FeSO4 और ये कॉपर बेचारा रिएक्शन में अलग हट जाएगा। अब देखिए यहाँ एक दूसरा केस है, ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, ये थोड़ा अलग से केस है, इसमें आपको दिमाग लगाना है। देखिए इसमें आपको दिमाग लगाना है, यहाँ बच्चे फंस जाते हैं। देखिए अब जो गोल्ड है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ये हम सबको पता है, हम रिएक्टिविटी सीरीज देख चुके हैं। हमें पता है कि गोल्ड कॉपर से भी नीचे आता है तो ये डिस्प्लेस करेगा ही नहीं, इसका मतलब ये SO4 की जगह यहाँ आएगा ही नहीं, इसका मतलब कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, नो रिएक्शन। अरे भैया बोर्ड में ये दोनों इक्वेशन नहीं देते हैं, बोर्ड में यही इक्वेशन देते हैं बच्चों को फंसाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। आप सिंपल एरो के बाद लिखाएंगे नो रिएक्शन। रीज़न, क्योंकि AU यानी गोल्ड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है तो ये इसको डिस्प्लेस ही नहीं करेगा। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पूरा कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार लेक्चर को फिर से देखें, रिवाइंड करके देखें, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। रिएक्टिविटी सीरीज़ को अभी इसी वक्त याद कर लीजिए, वो याद करना बहुत ज़रूरी, तभी इसके क्वेश्चंस भी क्रैक होंगे। तो मैं अब 3-4 क्वेश्चन स्क्रीन पे बारी बारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर लाता हूँ और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हम करते हैं बारी बारी एक एक करके, बेसिक से लेकर एडवांस, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चंस करते हैं। अब पहला क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको यहीं वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं करने जा रहा हूँ इसे सॉल्व,
तो क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ लीड मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड देन सॉल्यूशन ऑफ लीड क्लोराइड एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, काफ़ी स्टेटमेंट इसकी काफ़ी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको समझ में आई गई होगी स्टेटमेंट भी। अब इसे करते हैं सॉल्व। देखिए पहले रिएक्शन लिखनी है, पहले यहाँ रिएक्टेंट्स लिखते हैं, फिर देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या क्या फॉर्म होगा। अब देखिए स्ट्रिप ऑफ लीड मेटल इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, यानी कॉपर क्लोराइड एक मेटल है, CuCl2 मतलब एक सोल्यूशन है, उसमें हमने लीड मेटल प्लेस कर दिया यानी Pb को रिएक्ट करवा दिया। मतलब ये क्या कह रहा है, एक बीकर लिया इन्होंने, एक बीकर में या एक आप मान सकते हैं उसमें टेस्ट ट्यूब, जानते हैं आप, एक ट्यूब सी होती है ऐसी सिंपल सी ट्यूब, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या लिया, इसमें इन्होंने यहाँ पे ले लिया सोल्यूशन और यहाँ डाल दिया लीड का मेटल, यहाँ लीड का मेटल डाल दिया। तो अब वो देख रहे हैं कि क्या रिएक्शन बनती है। देखिए हम भी इनको बता देते हैं कि क्या रिएक्शन बनती है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होगी, अगर आपने उसी टाइम जिस टाइम मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ आपकी टेबल दी उसी टाइम अगर आपने याद कर ली होगी तो आपको पता होगा कि जो Pb है वो रिएक्टिविटी सीरीज में Cu से ऊपर आता है, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्या हो गया ये देखते हैं। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये CuCl2 में से कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा और क्या बना देगा, PbCl2, कॉपर की जगह ले लेगा ये मेटल, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसकी जगह ले लेगा तो यहाँ आ जाएगा और ये बेचारा रिएक्शन में अलग सा पड़ा रहेगा, Cu मेटल मिल जाएगा हमें। आइए इसको बैलेंस करते हैं। देखिए क्या ये बैलेंस है अनबैलेंस है। देखिए कॉपर, यहाँ पे पहले मेटल देखना है, Cu1 बैलेंस्ड। अब देखते हैं नॉन, फिर से एक मेटल देखना है जो कि Pb1 बैलेंस, Cl2 है बैलेंस, इक्वेशन भी बैलेंस्ड है, कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, फिर आगे बढ़ेंगे लेक्चर में। एक और क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है, इसे भी मैं हट जाता हूँ, पॉज करें सॉल्व करें। ये भी काफ़ी ईजी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर ही है। आइए इसे करते हैं सॉल्व। फिर से स्टेटमेंट नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में, कोई तकलीफ इसको स्टेटमेंट को क्रैक करने में आपको नहीं होगी। क्वेश्चन क्या है, आयरन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म आयरन। इस टू फॉर्म पे आपको ध्यान देना ही नहीं है, हम ये टू फॉर्म खुद ही निकालेंगे क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये कैसे। टू फॉर्म पे हमें ध्यान नहीं देना, इसको हटाओ। देखिए आयरन मेटल क्या बनेगा यही पूछ रहा है क्वेश्चन। आयरन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए आयरन मेटल का फॉर्मूला सबको पता है Fe। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए ये रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, आइए देखते हैं। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज अभी तक याद नहीं करी तो फिर से बोल रहा हूँ, याद कर लीजिए। आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आपने अगर टेबल में देखा होगा तो हाइड्रोजन से ऊपर है आयरन, इसका मतलब हाइड्रोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आयरन डिस्प्लेस कर लेगा, यानी इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आयरन का क्लोराइड। अब देखिए आयरन का क्लोराइड हम बना चुके हैं, H जो है वो हाइड्रोजन हमें इक्वेशन में बेचारा अलग सा कहीं ना कहीं पड़ा मिल जाएगा। आइए बैलेंस करते हैं। आयरन मेटल है उसको बैलेंस करेंगे पहले 1, वहाँ पे भी 1 बैलेंस्ड। बात करेंगे अब नॉन मेटल की, क्लोरीन की बात करेंगे। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 2 है, यानी यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो लगाया हमने तो वापस पहले स्टेप पे, कोफिशिएंट लगाने के बाद वापस पहले स्टेप पे। आयरन 1 है, आयरन वहाँ पे भी 1 है। देखिए क्लोरीन वहाँ पे 2 है, वहाँ पे भी 2 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, वहाँ पे भी 2 है, तो ये इक्वेशन हो गई। सिर्फ एक कोफिशिएंट लगाने से बैलेंस हो चुकी है। तो अब इक्वेशन बैलेंस करने में तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर, फिर बढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ, उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। तो काफ़ी कुछ बचा है अभी लेक्चर में, बने रहें, आराम से देखते रहें, कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाते रहें। क्वेश्चन करने की बारी आ चुकी है, इसे भी पॉज करें, आराम से सॉल्व करें। यहाँ देन क्या बन रहा है वो मैंने फिर से नहीं लिखा है क्योंकि आपको खुद निकालना है, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड वो थर्ड में है। देखिए आयरन ऑक्साइड, ये याद करने वाली बात है, यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ। जब भी आयरन ऑक्साइड, छोटी छोटी बातें इसलिए मैंने बोला है अलग पेपर पेन निकाल लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट जो भी आपका फॉर्मूला नहीं पता वो लिख लीजिए। केमिस्ट्री में करना ज़रूरी है, जो भी नई बातें पता चल रही है आपको कि ये मुझे नहीं पता था, उसे भी उसमें लिख लिए, बार बार उसे रिवाइज करिए। देखिए आयरन ऑक्साइड एग्जाम में ये दिया होता है, जब भी आयरन ऑक्साइड ऐसे दिया हो सेकेंड थर्ड, तब इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। एंड जब भी आयरन ऑक्साइड ऐसे दिया हो जैसे इसमें दिया खाली थर्ड, तब इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। इसको पहले नोट करें, इसको नोट करना बहुत ही ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको नोट कर लिया होगा आपने।
इसको अगर नोट कर लिया है तो क्वेश्चन में हमसे सिंपल यही कह रहा है कि आयरन ऑक्साइड जो है वो थर्ड फॉर्म में यानी Fe2O3 है। वेल एंड गुड। और क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम के साथ इसे रिएक्ट करवा दिया। वाह, कह रहा है बताइए क्या फॉर्म होगा। देखिए समझिए, रिएक्टिविटी सीरीज अब तक तो याद हो ही गई होगी, याद नहीं हुई तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप लोग, उसे याद कर लीजिए। एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर है तो क्या कर लेगा, ये आयरन की यहाँ पे जगह ले लेगा। जगह ले लेगा तो जहाँ O3 में आयरन था वहाँ Al आ जाएगा, तो बनेगा क्या, देखिए Al2 क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। आयरन की जगह ले ली, आयरन की जगह ले ली ना Al ने, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर है, तो आयरन की जगह ले ली, Al2O3 बना दिया, और ये बेचारा अलग सा मेटल बन जाएगा रिएक्शन में। आइए इसे बैलेंस करते हैं। एक चैलेंज है आप लोगों के लिए, अब तो इतनी बैलेंसिंग कर लिए बिना वहाँ मेटल वेटल पेन वेन लगाए। देखिए इसे दिमाग में बैलेंस करते हैं। देखिए आयरन 2 है, आयरन यहाँ पे 1 है, यानी यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कोफिशिएंट लगाया सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे, आयरन वहाँ 2, यहाँ भी 2। अब उसके बाद क्या है, दूसरा मेटल देखते हैं, एल को देखते हैं। एल वहाँ देखिए 1 ही है और यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। देखिए वेल एंड गुड। अब देखते हैं, अब देखिए कोफिशिएंट लगाया वापस पहले स्टेप पे, आयरन वहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, वेल एंड गुड। देखिए एल्यूमिनियम वहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, वेल एंड गुड। एंड ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, वेल एंड गुड। इक्वेशन होगी बैलेंस। तो बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हमें बात करनी है। काफ़ी दूसरा टॉपिक तो नहीं कह सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का ही बड़ा भाई है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें कुछ खास नहीं है। बस देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, एक ही मेटल डिस्प्लेस होता था। डबल डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ें डिस्प्लेस होती हैं, मतलब दोनों मेटल, आप दो सोल्यूशन होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, दोनों आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं। ये देखते हैं पहले जो इसकी डेफिनेशन है वो थोड़ी अलग सी है, आपको समझ में शायद आया ना है। वो कहता है कि इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन्स अकर एंड द मेटल्स डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सॉल्यूशंस। एक्सचेंज ऑफ आयन्स का क्या मतलब है, आइए उसको एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए एग्जांपल कहता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले हेडिंग डाल लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ ली अच्छे से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए ये रिएक्शन क्या कहती है, AgNO3 मैंने ले लिया। AgNO3 का नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। इसमें मैंने NaCl तो सबको पता होगा, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए बनता क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो सोल्यूशन है। देखिए यहाँ पे दो सोल्यूशन, अगर आपको किसी भी रिएक्शन में दो सोल्यूशन हो, ये भी AQ, ये भी AQ, तो ये दोनों सोल्यूशन क्या करते हैं, आपस में डबल डिस्प्लेस हो जाते हैं। देखिए डबल डिस्प्लेस कैसे होगा, देखिए Ag यहाँ नाइट्रेट बनाना था तो यहाँ पे Ag अपना क्लोराइड बना लेगा, यानी AgCl बन जाएगा। देखिए सोडियम यहाँ पे क्लोराइड बनाना था तो सोडियम इसका नाइट्रेट बना लेगा, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ये दोनों आपस में स्विच हो जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए, स्विच हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से, वो अभी हम समझते हैं। इतना समझ में आ गया, बहुत सिंपल भाषा में, ये दोनों स्विच हो जाएंगे। स्विच का मतलब ये जो यहाँ बन रहा था वो ये मेटल ये बना लेगा, ये जो यहाँ बन रहा था ये मेटल ये। देखिए कैसे, Ag पहले नाइट्रेट बना रहा था, स्विच होके Ag क्या बना लेगा, AgCl बना लेगा। उसके बाद Na अपना Cl बना रहा था तो Na अपना नाइट्रेट बना लेगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बस दो सोल्यूशन मिल जाए आपको रिएक्टेंट्स में। देखिए ये भी एक एक्व सोल्यूशन है, ये भी एक एक्व सोल्यूशन है, और दोनों को बस आप स्विच कर दीजिए एंड लगा दीजिए। अब देखिए ये क्या है, यहाँ क्या होता है, ये क्यों होता है, ऐसे क्यों स्विच होते हैं, इसको समझते हैं, इसको समझना भी जरूरी है। ये तो एक ट्रिक्स ही है, बस आपको कोई भी सोल्यूशन मिल जाए दोनों रिएक्टेंट में, स्विच कर दीजिए। ऐसा स्विच क्यों होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों स्विच होता है उसका हमने पढ़ लिया है, क्योंकि रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसमें क्यों होता है, देखिए एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस। देखिए Ag यहाँ प्लस में था, Ag प्लस आयन है यहाँ पे, देखिए Ag प्लस आयन है, और यहाँ पे Cl माइनस आयन है। देखिए इसको मैं Ag प्लस लिख सकता हूँ, इसको मैं Cl माइनस लिख सकता हूँ। आयन है ये, आयन ही होते हैं रिएक्शन में। Ag प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट हो जाएंगे और Ag प्लस Cl माइनस बना लेंगे, यानी AgCl बना लेंगे। देखिए यहाँ पे AgCl बन गया। अब देखिए Na का भी यहाँ पे प्लस आयन है, देखिए Na प्लस आयन है और NO3 माइनस आयन है, NO3 माइनस आयन है, तो ये भी आपस में रिएक्ट हो जाएंगे और Na प्लस NO3 माइनस, यानी ये बना लेंगे NaNO3, यानी
आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्लस आयन, यहाँ पे माइनस आयन, तो इनको लगा आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये एक्सचेंज हो गया आयंस का, इन्होंने रिएक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे प्लस, ये रहा NO3 माइनस, तो इनको लगा आपस में रिएक्ट हो जाते हैं, तो इन्होंने स्विच कर लिया। बस आपको यही याद रखना, अगर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, थोड़ा आयंस वाला कंसेप्ट है, वैसे तो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पॉजिटिव आयन था, यहाँ नेगेटिव था, तो उनको आपस में कुछ रिएक्शन फील हुई, तो इन्होंने स्विच कर लिया, आपस में एक और बना लिया। देखिए यहाँ प्लस आयन था, यहाँ पे भी माइनस आयन था, इनको कुछ रिएक्शन नहीं, तो इन्होंने एक अलग अपना बना लिया। लेकिन अगर आपको ये समझ ना आए, काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आता, थोड़ा अपर कंसेप्ट है ये, तो आपको बस इतना समझना, अगर आपको रिएक्टेंट्स में दो सोल्यूशन मिल गए, दो सोल्यूशन अगर आपको रिएक्टेंट्स में मिल गए, तो आपस में स्विच करवा दीजिए। अगर इसका Cl बन रहा है, इसका नाइट्रेट बन रहा है, तो आपस में स्विच करवा दीजिए, दोनों एटम्स को, दोनों एलिमेंट को आपस में स्विच करवा दीजिए। इसको यहाँ भेज दीजिए और इसको यहाँ भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है। 1 2 3 और, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 3 क्वेश्चन करे, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी जरूर से 3 हम क्वेश्चंस करते हैं। फिर वीडियो को एक बढ़िया से 2-3 होमवर्क क्वेश्चन के साथ वीडियो को रैप अप करेंगे। तो मैं लाता हूँ पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्वेश्चन है केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, मैंने पहले से इक्वेशन लिख दी है, इसे बहुत ही प्यार से सॉल्व करें पॉज करके। बहुत ईजी है डबल डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट लगाना। देखिए AQ है, दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो पहले लिख लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगा अभी डबल डिस्प्लेसमेंट। मुझे लग रहा है आपको डबल डिस्प्लेसमेंट की होती है अच्छे से समझ में नहीं आया। देखिए BaCl2 है, Na2SO4 है, दो एक्वस सॉल्यूशन मिल गया। आपको पता है इस एटम को और इस एटम को आपस में स्विच कर देना है, मतलब Ba का सल्फेट बना देना है, Na का क्लोराइड बना देता है। देखिए NaCl बनेगा, फिर Na का क्लोराइड, और बेरियम का सल्फेट बनेगा BaSO4। ये आपको तुरंत कर लेना चाहिए था। देखिए सिंपल है, दो सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन के एटम को स्विच करवा देना है। Na का यहाँ पे क्लोराइड बना देंगे, बेरियम का सल्फेट बना देंगे। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पे बेरियम क्या है, बेरियम का आयन क्या है यहाँ पे Ba2+। अब मुझे लगता है काफ़ी बच्चों को नहीं पता ये 2+ क्यों है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 9th क्लास में आपने सीखी है, 9th क्लास में आप सीख के आए हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सीखी क्या है आपने, वही 2,8,8 ये आपने सीखी कि नहीं सीखी है। लास्ट में 2 होना चाहिए, लास्ट में हमें जो आउटर है, जो आउटर ऑक्टेट है उसे कंप्लीट करवाना होता है। तो यहाँ पे Ba को अपनी आउटर ऑक्टेट कंप्लीट करवाने के लिए दो एटम्स को क्या करना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को किसी को देना पड़ेगा। तो ऐसा मान लिए, मतलब ऐसा होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेरियम की ऐसी होती है कि उसको दो इलेक्ट्रॉन्स गिव करना पड़ता है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या बना देता है वो Ba2+। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जो यहाँ है वो Ba2+ है। देखिए यहाँ सल्फेट जो है SO4 वो 2 होता है, ये काफ़ी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो इसे याद कर लीजिए। अब देखिए आपस में रिएक्ट करेंगे तो Ba2+ और SO4 2- क्या बना देगा, BaSO4। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए Na सबको पता है Na+ होता है, Na+ क्यों होता है, क्योंकि Na को अपनी आउटर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, तो Na+ आयन बना देता है, Na+ आयन बना देता है। और Cl क्या होता है, देखिए Cl- आयन होता है। Cl को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, तो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, तो Cl- बना देता है। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर देखिए NaCl बना देंगे। तो ये होता है एक्सचेंज ऑफ आयन डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो ये आपको समझना भी आना चाहिए, कंसेप्ट भी, बेस भी क्लियर होना चाहिए। अगर आपको देखिए बेस क्लियर होने के बाद ट्रिक भी है सिंपल से, अगर दो एक्वस सॉल्यूशन मिल गए तो दोनों के एटम्स को स्विच कर देंगे, स्विच करने के बाद बना देंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर एक होमवर्क करते हैं, फिर आराम से एक और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक और क्वेश्चन है, काफ़ी अलग टाइप का स्टेटमेंट है, इसको अच्छे से समझना है। इसका हम मेन यूज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उसमें करेंगे, लेकिन थोड़ी बात इसकी जाते जाते कर ही लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रही है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर आर ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। एक एग्जांपल बताइए मुझे, अगर आपके अभी तक तो केमिस्ट्री में एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर पढ़ ही लिया होगा, तो एक एग्जांपल खुद लिखिए, इसे वीडियो पॉज करके मैं भी लिख देता हूँ। देखिए एक अगर मैं बेस लेता हूँ, आपको सबको पता है NaOH एक बेस है। NaOH को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सभी को पता है, अभी तक सबने पढ़ लिया है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अगर नहीं पढ़ा तो आप पूरे साल कर गए रहे थे। अभी तक सबने पढ़ लिया एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। NaOH एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सभी को पता है। इसमें अगर मैं HCl मिलाऊं, HCl भी सबको पता है, हम पढ़ भी चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए वो कह रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी यानी देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट बोर्ड की Na का Cl बन जाएगा और H का यहाँ OH बन जाएगा, यानी देखिए Na का Cl बन जाएगा। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, ये वाला एटम यहाँ आ जाएगा इसके साथ और ये वाला आ जाएगा इसके साथ, तो देखिए Na का Cl बन जाएगा।
NaCl एक सॉल्ट है, देखिए हमें सॉल्ट मिल गई। NaCl एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, सबको पता है सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, और सोडियम क्लोराइड ही वो सॉल्ट है जो आप लोग घर में खाते हैं, सभी को पता है। सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होती है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है, जो घर में आप सॉल्ट नमक खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड है। देखिए प्लस क्या होगा, H जो है OH के साथ रिएक्ट करेगा, देखिए HOH बना देगा ये HOH। अब HOH को मैं देखिए H यहाँ पे 2 है तो H2O भी लिख सकता हूँ। देखिए HOH को मैं क्या लिख सकता हूँ, H यहाँ पे 2 है तो H2 और O यानी H2O यानी वाटर यानी पानी यानी जल बना देगा। देखिए सॉल्ट भी बना दिया, वाटर भी बना दिया, एक एग्जाम्पल हमने इसको दे दिया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पूरी थ्योरी खत्म होती है। मैं लाता हूँ 2 होमवर्क के क्वेश्चन, उसको सॉल्व आप लोग करिए, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो मैं लाता हूँ स्क्रीन पे क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो को रैप अप करेंगे। तो इस वीडियो को ख़त्म करने के टाइम हो चुका है, जर्नी को यहीं रोकने के टाइम आ चुका है। आज की जर्नी, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, इसमें आपकी जो आपने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी उसकी भी आपको रिवीजन हो जाएगा एंड आपको बैलेंसिंग करने का भी रिवीजन हो जाएगा। एंड आप कोशिश करिए, अभी तक जितनी भी मैंने यहाँ दी है सबका मैंने फॉर्मूला बता चुका हूँ। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं आता तो उसे गूगल पे सर्च करके आप लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हर सॉल्व करिएगा। जैसे जिंक कार्बोनेट का काफ़ी लोगों को फॉर्मूला नहीं पता होगा, इस गूगल पे सर्च करिए, उसे अपने पेन और पेपर पे लिखिए, तो सारी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और एक और अगर मैं आपको क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन है, अब जब हमने बैलेंस और सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकते। मान लीजिए एक पेपर में पूछ लेगा कि एक ए पार्ट दे दिया उसने KBr + Cl2, उसने पूछ लिया कि ये बनाएगा अपना KCl + Br2, तो वो पूछ लेगा कैसी टाइप की क्वेश्चन है। बोर्ड में यही सब इसमें ईजी पूछते हैं, पूछेगा कैसी टाइप की। अब आपको ध्यान देना, देखिए Cl जो है वो Br से ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी तो उसने Br की जगह ले ली। देखिए क्वेश्चन दिया है तो ये तो होना ही है। देखिए कि Cl जब Br से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी वो Cl Br की जगह ले पाएगा, और के जो Br है बेचारा वो अलग सब मेटल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये किसका केस है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केस हम पढ़ चुके हैं। अगर वहीं वो ये दे दे कि Fe + S बनाता है FeS, तो देखिए ये भी आपको पता है 2 रिएक्टेंट्स है, सिंगल प्रोडक्ट है, तो क्या बनाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे मैं सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल रिएक्टेंट है, 2 + मोर प्रोडक्ट, तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन केस। तो ऐसी कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, आपसे पूछ सकता है कि कैसी टाइप की रिएक्शन है, आपसे बैलेंसिंग करने को बोल सकता है, क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट है, आपको अच्छे से आप पढ़ ही चुके हैं तो आप पहचान ही जाएंगे। तो अभी ये जो चारों मेन रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, यहीं खत्म होती है। अब बची लास्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट सी है। और लास्ट जो लेक्चर होगा वो कंसेप्ट यानी थ्योरी का लास्ट लेक्चर होगा, जो अगला लेक्चर आने वाला है। उसके बाद हम सिर्फ इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन और जो चैप्टर का थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है, आपने पढ़ा होगा कोरोजन क्या होता है, रैंसिडिटी क्या होता है, उसको हम कल ख़त्म करेंगे। उसके बाद एक सिर्फ 2 वीडियो आने वाले, एक तो कल की जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रैंसिडिटी और कोरोजन के ऊपर, उसके बाद एक और करेंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे। वो बड़ी वीडियो होगी, देखो हो सकता है वो 1 घंटे की भी वीडियो बन सकती है। उसमें सारे क्वेश्चन जो हमने पहले लेक्चर से लेके सारे मतलब सारे हॉट्स के क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो बोर्ड में आ चुके हैं, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। वो सिर्फ क्वेश्चन की वीडियो होगी, उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे हम, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन मिला के। ऐसा नहीं है सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर करेंगे, सिर्फ इस पे करेंगे, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन मिला के करेंगे। तो इस चैप्टर में आपको अच्छे से पकड़ बन जाएगी आने वाले 2 लेक्चर से। तो इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे, सारे लेक्चर्स देखिए, अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करिए, अपनी NCERT बुक का भी खुद रिविजन करिए, और बने रहें। ये इंस्टाग्राम ID फॉलो कर सकते हैं, पर्सनल मेंटर में कर रहा हूँ वहाँ पे। चैनल को भी फॉलो करते रहिए, AEA यानी अनुराग एजुकेशनल अकेडमी के साथ बने रहे, मेरे साथ भी बने रहे। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बातें करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।